नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मदरसों के सर्वे को लेकर के एक अभियान चलाया और इसी बीच सर्वे के दौरान तमाम सारी चीजें निकल करके आई। कौन मान्यता प्राप्त है, कौन गैर मान्यता प्राप्त है। कुल मिलाकर के इन सर्वे के पीछे सरकार का जो संदेशा था, जो मैसेज देना चाह रही थी कि क्या कुछ मदरसों में सुविधाएं हैं, शिक्षकों की क्या है, शौचालय की क्या व्यवस्था है, और बड़ी बात है कि पूरा एक माहौल या यूं कहें कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की बात की गई थी। लेकिन इसी सर्वे को लेकर के विरोध के सुर किस तरीके से सामने आए। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ही बात कर ले, किस तरीके से इस सर्वे को लेकर के तमाम सारे सवाल उठाए। यहां तक भी ट्वीट करके कहा कि जब खर्चे को लेकर के अगर बात करें तो जब खुद मदरसे अपना खर्चा उठा रहे हैं तो सरकार की दखल अंदाजी क्यों और सर्वे की ऐसी क्या जरूरत थी। ऐसे तमाम सारे सवाल उठाए। तो राजनीतिक दलों की क्या मंशा है इसके पीछे, और सरकार जो सर्वे करा रही है क्या वो समझा नहीं पा रही है विपक्ष को। ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आज आए हुए मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने एक बड़ा पैनल, एक हेल्दी पैनल आज इस डिबेट में खास आमंत्रित किया है। चलिए बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हाजी हसन जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। हाजी हसन साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। साथ ही साथ नितिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, हिंदू स्कॉलर। नितिन जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। अमित त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी नेता। अमित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और संदीप श्रीवास्तव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत करना चाहूंगा। गौतम राणे जी हैं, दलित चिंतक हमारे साथ। गौतम राणे जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से सबका स्वागत करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले अमित जी के पास आ रहा हूं। अमित जी, सरकार सर्वे करा रही है, बहुत जगह की रिपोर्ट भी सामने आई है। जब सरकार साफ तौर पर एक बार कह रही है कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो सिस्टम है, उसको दुरुस्त कराने के लिए सर्वे करा रही है, फिर भी उसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या आप लोग समझा नहीं पा रहे ठीक से? देखिए आलोक जी, पहले भी इस मुद्दे पे आपके यहाँ बहस हो चुकी है, उस डिबेट में भी था और आज भी हूँ। आपसे साफ कह देना चाहता हूँ, सरकार का उद्देश्य स्पष्ट और साफ है कि जो मुस्लिम युवा हैं, जिनकी बुनियादी स्ट्रक्चर, जैसे बच्चे मदरसे में जाएं, चाहे हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा में जाएं, चाहे नर्सरी में जाएं, केजी में जाएं, जब तक उनकी बेसिक जो बुनियाद है उसको मजबूत नहीं करेंगे तब तक उनका जो विस्तार है वो नहीं हो सकता है। आपने देखा कि जैसे मदरसे को देखिए, मदरसा आज पहली बार तो नहीं है देश में, मदरसे जब से देश आज़ाद हुआ है तब से चल रहे हैं लगभग। और आप भी देखिए कि किस तरीके से 75 साल देश को आज़ादी के हो गए, लेकिन उन बच्चों को क्या वो सुविधाएं जो एक मानक के अनुरूप एक विद्यालय में होनी चाहिए, क्या वो पर्याप्त तौर पर थी? क्या उन बच्चों के पास बेहतर शिक्षक थे? क्या बेहतर पानी की व्यवस्था थी? क्या बेहतर खाने की व्यवस्था थी? कहाँ से उस वहाँ पर जो शिक्षक है उसका पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या इसकी जानकारी सरकार को नहीं होनी चाहिए? इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने एक कमेटी गठित की और कमेटी गठित में ये साफ कहा कि जो भी 19,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में संचालित हो गए थे, जिसमें कहा गया कि आप आइए, हम एक पोर्टल बना रहे, उसमें अपनी जानकारियों को स्पष्ट करके डालिए। लेकिन उसमें 16,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानकारी पोर्टल पे डाल दी, लेकिन 4,000 लगभग जो मदरसे थे वो कहीं ना कहीं इन चीजों से दूर रहे। तो कहीं ना कहीं इनके मंशा पे सवाल उठता है और कहीं ना कहीं सरकार के पास जो जानकारी आई उसमें ये था कि 100 करोड़ से ज्यादा नुकसान सरकार को हो रहा है हर साल बजट में। तो सरकार ने एक गठित की। सरकार का उद्देश्य सिर्फ स्पष्ट और ईमानदारी से साफ है कि मुस्लिम युवा जो बच्चे हैं उनके लिए स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, उनको विकास की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए उसकी चिंता कर रही है। लेकिन विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की सरकार कोशिश कर रही है। जब सारी चीजें साफ है तो हाजी हसन साहब, आप तो मुस्लिम स्कॉलर, आपको तो समझाना चाहिए। जब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कोशिश की जा रही है, आपको सहयोग करना चाहिए, मुझे लगता है। देखिए, हाँ, पहले तो मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि आज पावन पर्वों का टाइम चल रहा है, तो हम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, हमारे समस्त भाई बहनों को भैया दूज की हार्दिक दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। देखिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने ऑब्जेक्शन किया है मौजूदा सरकार की नीति के खिलाफ। तो सवाल ये है, ये मौजू वहीं तक रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। रही बात कि हमारे भाई जो अभी भाजपा के नेता बता रहे थे, शायद इनको जानकारी नहीं है कि मदरसों ने ही
आज़ादी की तहरीक में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और करीब करीब 50,000 मदरसे के मौलाना, मौलवी और तालिब इल्म ने अपनी शहादत दी है। ये आज़ादी के बाद मदरसों को संचालित कर रहे हैं। खैर, जानकारी की बात होती है। रेशमी रुमाल तहरीक मदरसों से ही चली थी, तो मदरसों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है देश की आज़ादी में। और रही बात उस समय के, अगर मदरसों का कंपैरिजन में आज के मदरसों को देखेंगे तो दुनिया में फेमस थे हमारे मदरसे। हिंदुस्तान के में लोग विदेशों से शिक्षा हासिल करने के लिए आते थे। और आज ये है कि आज उन्हीं मदरसों में न प्रिंसिपल है, न टीचर्स हैं, न उनकी जर्जर व्यवस्था है। तो सवाल ये है कि 2013 के बाद से जब मदरसों को मान्यता दी ही नहीं गई, 13 के बाद से एक भी मान्यता दी ही नहीं गई, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अवैध? भाई वैध तो तब होंगे जब आप मान्यता देते, उस क्राइटेरिया में आते, फ्रेम में नहीं आते, तब वैध या अवैध की बात होती। जब आप मान्यता दे ही नहीं रहे हैं तो इसमें वैध और अवैध की क्या बात? और रही बात कि इसके दीनी तालीम देने के लिए किसी भी सरकार को कोई भी, हमें हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का संविधान ये अधिकार देता है कि हम फंड जनरेट करके, चंदा लेके अपने पास से दीनी तालीम दे रहे हैं, तो उस पे तो नहीं। लेकिन ये जो ऑब्जेक्शन है, हम तो एक पूर्व मुख्यमंत्री का, जो 3 बार 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रही है, उनका ऑब्जेक्शन है। तो सरकार को इस पे मंशा साफ करनी चाहिए। चलिए, सरकार को अपनी मंशा साफ करनी चाहिए। मैं एक बार फिर से अमित जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं जरा गौतम राणे जी के पास आ रहा हूं, दलित चिंतक के तौर पर आज हमारे साथ हैं। गौतम जी, लगातार जिस तरीके से मायावती ने सवाल तमाम सारे उठाए हैं और अब सरकार की मंशा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, और एक तरफ सरकार अपनी मंशा साफ तौर पर जाहिर कर चुकी है। इस पर मैं जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा गौतम जी। निश्चित तौर पे आलोक जी, हम अपनी टिप्पणी से आपको रूबरू कराएं और लोगों को रूबरू कराएं, तो ये एक सियासत चल रही है, चाहे वो मायावती जी का स्टेटमेंट हो या दूसरे का स्टेटमेंट हो, वो सियासत है, सियासत से अलग नहीं है। चूँकि जब चीज़ें अलग जाने लगती हैं तो पोलराइजेशन के लिए काम किया जाता है। एक तरफ हिंदू मिथोलॉजी के आधार पर लोगों को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ कहीं उससे 20 पोलराइजेशन ना हो जाए, और उस कवायद के लिए बहन मायावती जी को आगे किया गया है। और बहन मायावती जी की अपनी कोई मजबूरी होगी, सियासी अपने दांव पेच होंगे, जो उस हथकंडे का एक अंग बन रही हैं। इन सब मुद्दों पे, चूँकि ये सारे मुद्दे तब लाए जाते हैं जब गवर्नमेंट के पास कुछ गिनाने के लिए कोई उपलब्धियां नहीं होती, उपलब्धियां जो ऐसी हों जिसको गिनाया जा सके। और जिस शिक्षा की बात की जा रही है, आपको याद होगा 2016-17 में उच्च शिक्षा में जो बजट पास किया गया था, 2741 करोड़ का बजट था। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट बदली तो 17-18 का जो बजट पास किया गया है, वो 2742 करोड़ के बजाय 741 करोड़, मतलब 2001 करोड़ का बजट ही घटा दिया गया। जो सरकार बजट ही न दे, कितना शिक्षा के प्रति समर्पित है, कितना दृढ़ संकल्पित है, वो आप बेहतर समझ सकते हैं। चलिए, लेकिन क्या मंशा है, जरा आपने जो सवाल उठाए, मैं आपके सवाल को जल्दी से अमित जी के पास आता हूं। अमित जी, आप लोगों के पास और कोई ज्यादा मुद्दा नहीं है, बताने के लिए बहुत कुछ ज्यादा है नहीं उपलब्धियों को, और शिक्षा के बजट को लेकर के साफ तौर पर समझा जा सकता है। भले ही आप लोग चाहे किस तरीके से, चाहे मदरसों की बेहतरी के लिए बात करें, ये सवाल उठ रहा है। तभी मैंने शुरुआत में कहा था, समझा नहीं पा रही सरकार। देखिए अमन जी, सबसे पहले मैं हाजी जी की बात का जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि कुर्बानियाँ जाहिर सी बात है, मुसलमान भाइयों की विदेश की आज़ादी में गई, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज हाजी जी यहाँ पर माने ना, जिस पूर्व मुख्यमंत्री की ये बात करें, वो भी 4 बार उस प्रदेश की मुखिया रह चुकी हैं। क्या उस समय जो मदरसों की स्थिति थी, क्या वो बेहतर थी? क्या उस समय जो बुनियादी ढांचा था, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, क्या वहां पर बेंचें मौजूद थी? क्या जूते, पैजामे, कपड़े, जो भी मानक के अनुरूप जो भी सामान लगता है स्कूल के माध्यम में मदरसे में होना चाहिए, क्या वो था? उसके लिए सरकार ने, हमारी सरकार ने चिंता करी थी। और आलोक जी, हाजी साहब यहाँ बैठे हैं, अगर मुझे झूठा यहाँ पे साबित कर दें, मैं उनको चुनौती देता हूँ। बड़ी बात यह कि झूठ और सच की यहाँ पर बात ही नहीं है। जहां तक अभी बजट की बात आई है, अल्पसंख्यक समुदाय
के पूर्वदर्शन छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय 2022-23 में 6,000 करोड़ की व्यवस्था हमारी सरकार ने करी है। अरबी फारसी मदरसों में 479 करोड़ का बजट हमारी सरकार ने किया है। आपने अल्पसंख्यक समुदाय छात्रवृत्ति योजना में 795 करोड़ का बजट हमारी सरकार ने किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, शिक्षा, पेयजल विकास के लिए मदरसे में 508 करोड़ 18 लाख रुपए का बजट हमारी सरकार ने किया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में अगर ये हुआ हो तो मैं हाजी साहब को चुनौती देता हूं, मुझे बता की दें। बात नहीं है, हुआ तो बहुत कुछ है। अब उसमें एक लाइन ये भी जोड़ लीजिए कि मदरसे के जो शिक्षक हैं उनको कितने सालों से वेतन नहीं मिला है, इस सवाल का भी जवाब देंगे। लेकिन मुद्दा ये है ही नहीं, मुद्दा तो मैं लगातार मदरसों की बेहतरी को लेकर के बात कर रहा हूँ, वही सवाल कर रहा हूँ। जल्दी से हाँ अपनी बात पूरी करिए, फिर मुझे आना है। आपसे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर देश में अलग अलग संस्थाएं हैं, सबकी जगह जगह पर जहाँ संस्थाएं जहाँ रजिस्टर्ड है उनकी जाकर सर्वे हुआ करते हैं, उनकी जांच हुआ करती है, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन अगर मदरसों पे जांच हो गई है या सर्वे आ रहे हैं और उसके अच्छाई के लिए वो चीजें हैं, युवाओं के, मुस्लिम युवाओं के अच्छाई के लिए अगर उस पर इतना विवाद क्यों? देखिए समस्या ये आलोक जी, विवाद इसलिए है कि अगर देश में आज अच्छे काम हो, चाहे सीओ एनआरसी हो, उस पर भी विवाद उठता है। हिजाब होता है, हिजाब पर भी विवाद उठता है। जो लोग आज देश में एक अच्छे काम होने होते हैं उसके विरोध करने के लिए, चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव, जिन्होंने 75 साल मुसलमानों का वोट लेकर उनको ठगने का काम किया है, जिन्होंने कभी भी मुसलमानों के उत्थान के लिए किसी भी तरीके का कोई काम नहीं किया हो। अरे भाई कितने एमएलए बनाए आंकड़े बताने के लिए, तस्वीरें बताने मैं आपसे वही चीज कह रहा हूँ कि एक मुझे बता दीजिए 75 साल इन्होंने दिया है बसपा सपा कांग्रेस को वोट, क्या क्या रही है जगह आप बता दीजिए। जबरदस्ती लेंगे, स्थिति बर्बाद करने वाली कांग्रेस ये मोदी का डर दिखाकर कहीं ना कहीं सरकार को विफल करने के लिए, कहीं ना कहीं मुसलमानों के डर को दिखाकर, योगी मोदी का डर दिखाकर मुसलमानों से वोट वसूलना चाहते हैं। मैं कहूंगा ये मुद्दा नहीं है। मैं एक बार नितिन चतुर्वेदी जी के पास आ रहा हूं। नितिन जी, कुल मिलाकर के सरकार बेहतरी के लिए काम कर रही है, लेकिन मुद्दे कहां से कहां आ रहे हैं, चीजों को कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बधाई देता हूं। और आगे देखिए मदरसों की जो बात है उस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए मदरसों का कार्य क्या है। मदरसों का कार्य है बच्चों की तालीम देना वहाँ पे तालीम दी जाती है। जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, उनको तालीम दी जाती है। पिछले पूर्व में कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो मदरसों में कई तरीके के अवैध हथियार पकड़े जाते हैं और भी कई तरीके की घटनाएं घटित होती हैं। उसके हिसाब से सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए। और जांच देखिए सरकार का कार्य क्या है। सरकार का कार्य है कि यदि एक एक मुद्दे को पकड़ते चलना, उसके ऊपर कार्य करना। तो उन्होंने मदरसों को पकड़ा, उन्होंने कहा कि उसकी जाँच की जाए, फिर उनका जो भी निकल के सच आएगा उसी हिसाब से जब उनको पता चला कि भाई यहाँ टीचरों को तनख्वाह नहीं जा रही है और या बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, या मदरसों के नाम पे जो आपने देखा हो कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पकड़े गए, तो उनके ऊपर जो मदरसे क्या कहते हैं जो अनुरूप। नितिन जी 13 के बाद से मान्यता दी ही कहाँ गई? तो अब दी जाएगी ना, इसे तो सरकार आपकी सर्वे करा रही है। आपको इसमें दिक्कत क्या है? देखिए हाजी जी मेरी बात सुनिए। देखिए सरकार कार्य कर रही है, सरकार को कार्य नहीं, तो ये क्यों कहा जा रहा है वैध अवैध का फैसला कैसे करेंगे आप? जब मान्यता देंगे नहीं तो वैध अवैध का फैसला कैसे? सरकार मान्यता नहीं देगी तो आप कहीं पर भी जाकर मदरसा खोल लेंगे क्या? आप लोगों ने आज तक कहीं ना कहीं अवैध चला है। आज आपकी दुकानें बंद हो गई है, इसलिए आप अपने पेट में दर्द है। सही बात तो ये है कि नहीं करना देंगे, यही है। अवैध काम कहीं भी उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। बताना चाहता हूँ मायावती जी को मोर्चा खोल रही है, लेकिन खुद आपने देखा होगा अलीगढ़ के मौलानाओं ने इसका स्वागत किया, लेकिन यहाँ बड़ी विडंबना है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
बताइए, जिन मदरसों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, आज अगर जो एक प्रबुद्ध वर्ग ये डिबेट देख रहा होगा, जिससे एपीजे अब्दुल कलाम तक निकले, जिन मदरसों से लेकर के, उनको लेकर के हम सवाल उठा रहे हैं। डिबेट का टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि मदरसों में किस तरीके से जो सुविधाएं मिले, सरकार की मंशा है। चर्चा हमें इस पर करनी है, ना कि हिंदू मुस्लिम करना और किन मदरसों में आतंकवादी निकले, मैं उस पर चर्चा हरगिज नहीं करना चाहता हूं। मैं बता दूं एक बार, मैं डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी के पास आ रहा हूं, जो कि डीन भी हैं। डॉक्टर संदीप जी, चर्चा हम किस तरीके से मदरसों को सुविधाओं को लेकर के कर रहे हैं? सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम जो सुविधाएं उनको बेहतर करने के लिए सर्वे कराए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सवाल उठ रहे हैं। आपकी टिप्पणी? हाँ, जो बयान है वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल बयान है। अगर आप उसको देखेंगे, गंभीरता से देखेंगे, तो वो पोलराइजेशन किसका कर रही है? एक तरीके से मुस्लिम वोट का, कि उनके प्रति जो समर्थन था वो बिखर गया, और बीएसपी के वोट बैंक में जो सेंध लगी है मुसलमानों की, आखिर वो सेंध जाके किसके पास जा रही है? वोट बैंक कहाँ जा रहा है? इसको भी आपने देखा कि वो वोट बैंक भी शिफ्ट हो रहा है किधर? बीजेपी की ओर। तो अगर मदरसों में जो इनपुट्स त्रिपाठी जी ने दिया, जो हाजी जी दे रहे हैं, अगर इन पे आप कंसीडर करें, विचार करें, तथ्यों को देखें, तो ऐसा नहीं है कि जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। इस तरह के इनपुट्स मिले हैं, आपने भी देखा है चैनलों पे, इस पे बहुत सी डिबेट भी हुई है। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि अगर उनको सुविधाओं की बात की जा रही है, तो सुविधाओं के साथ साथ जो तालीम वहाँ पे दी जा रही है, उस पर भी तो प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। लगातार आप ये देख रहे हैं कि मदरसों को लेकर विभिन्न तरीके के बयान आते हैं कि वहाँ शिक्षा को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो मदरसे तालीम के हिस्से हुआ करते थे, वहाँ तालीम दी जाती थी। अगर वहाँ से इस तरीके के इनपुट्स मिल रहे हैं कि वहाँ असलहे मिल रहे हैं, वहाँ से जो लोग निकल रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी तत्वों में जाके शामिल हो जा रहे हैं, तो ये देश के लिए, राज्य के लिए एक बड़ा खतरा है। इससे आपको अलर्ट होना होगा। अगर मोदी और योगी अगर इस पे काम करना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर उन्होंने सर्वे की बात किया तो आप सर्वे करवा के उसको देख लीजिए। सर्वे रिपोर्ट अगर आपके अगेंस्ट जा रही है, आपके खिलाफ जा रही है, और जो सुविधाएं हाजी जी बात कर रहे हैं, अगर वो सुविधाएं सरकार आपको नहीं दे पा रही है, तो सरकार के खिलाफ आप विरोध कीजिए, उसका प्रदर्शन कीजिए उसके खिलाफ। आखिर ये सारे मुद्दे जो हैं वो देश की सुरक्षा एक बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य। हाजी जी हंसिए मत, ये हंसने का विषय नहीं है कि अगर आपकी बातों में तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं, आपको लग रहा होगा कि अगर जो मैं व्यक्तिगत चातुकारिता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो वोट बैंक की बात की जा रही है, मैं वोट बैंक की बात कर रहा हूँ, उस पे आप ये मायावती के बयान पर चर्चा हो रही है। यहाँ मायावती के बयान पे चर्चा हो रही है, यहाँ मायावती के बयान पे चर्चा हो रही है। हाजी जी, वो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सुविधाएं आपको अगर नहीं मिल रही है, भाई आपने अभी बताया ना, आपने अभी बताया कि आधुनिक मदरसे के नाम पर दिया जाना था, वो आज 4 साल से बाकी है, खाली ढिंढोरा पीटते रहिए। आप ये बताइए ना, हाजी जी आप ये बताइए कि आखिर मदरसों में ये इनपुट्स क्यों आ रहे हैं कि वहाँ असलहे मिल रहे हैं? सरकार काम हो गई, तो इसका काम होगा राज्य को संभालना, सरकार का ही तो काम है ना। तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? बताइए, सर्वे कराने जा रही है, विरोध क्यों कर रहे हैं उसका? विरोध क्यों कर रहे हैं सर्वे का? आप सर्वे का विरोध क्यों कर रहे हैं? बिना तथ्यों की बिना मेरे पास योगी सरकार ने क्या कार्रवाई? योगी सरकार ने जो कार्रवाई किया उसकी के बाद ये छलबलाहट, जवाब दीजिए, योगी सरकार की कार्रवाई के बाद योगी सरकार ने किस योगी सरकार को पकड़ा और उसके विरोध में प्रदर्शन हुआ, वो कार्रवाई के बाद आपको चाटुकारिता आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सरकार का प्रवक्ता हूँ और मैं सरकार का पक्ष रखा हूँ। आप बताइए, आप बताइए ना जो अरे अगर आपको देखना है तो मैं आपको बता रहा हूँ हाजी जी, आप जरा गूगल पे जाइएगा और मेरठ के सर्वे को लेकर के देखिएगा किस मदरसे में क्या कुछ पना दिया जा रहा है, किन किन लोगों को पना दिया जा रहा है, कौन कौन से आतंकवाद को पना दिया है। मुद्दा ये नहीं है, मैं बराबर कह रहा हूँ कि आतंकवाद को पना कौन मदरसा दे रहा है, मैं तो बराबर की व्यवस्था को लेकर के बात कर रहा हूँ। मुद्दा ये है ही नहीं बराबर। मैं एक बार गौतम राणे जी के पास आ रहा हूँ। गौतम जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से चर्चा चल रही है। चर्चा इस पर होनी चाहिए जो मदरसों में जो सुविधाएं हैं और तालीम बेहतर हो, चर्चा इस पर होनी चाहिए। गौतम जी से सवाल का जवाब दूंगा। गौतम राणे जी, मुझे इस सवाल का जवाब
सवाल शांत हो जाए। जी ठीक है, आपने जी बताइए। चलिए आप बता दीजिए। गौतम आप बताइए। आप बता दीजिए। ठीक है, मालिक साहब आ रहे, डिबेट देखिए, भ्रम न पालिए, खबरें देखिए, भ्रम न पालिए और गौतम नाणे जी को सुनिए। जी पॉलिटिकल बयान पे बयानबाजी हो रही है। चलिए जी, मैं समाचार चैनल पे सुविधाओं को लेकर के बात कर रहा हूँ। जी गौतम जी को सुनेंगे। जी की ठीक है, फाइटिंग शुरू हो जाएगी तो लगता है कि शायद ये बेहतर मैसेज नहीं नहीं, है। आप ये बेहतर मैसेज नहीं होगा। और नहीं जोड़ा, आपने जोड़ा है, आपने जोड़ा है। आप गूगल पर लीजिए, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपको जानकारी नहीं है, पता नहीं कौन सी जानकारी बताइए। ये दोनों आपने जो स्कॉलर बना दिया आपने। लायक मुस्लिम दोस्त स्कॉलर बना दिया, आपको बताइए। बताइए। भाई ये पूरी जानकारी चाहते हैं रुक कि जाइए, चर्चा रुक जाइए। आगे डॉक्टर संदीप जी, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, आजी साहब आपसे भी, कभी कभी क्या होता है कि जानकारी सुनने से भी बहुत सारी जानकारी गेन होती है, तो गौतम राणे जी जैसे लोग हैं उनको भी सुनेंगे। गौतम जी अपनी बात रखिए। जी दोस्तों को, हमारे लायक दोस्तों को शांत कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबको शांत कराया और कम से कम अपने चैनल को स्ट्रीट डाग फाइटिंग से बाहर निकाला, इसके लिए भी आप मुबारकबाद के पात्र हैं। निश्चित तौर पे जहां तालीम की बात होती है, शिक्षा के स्थान की बात होती है, तो निश्चित तौर पे ये लगता है कि हमें गंभीर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है, मैनेजमेंट कितना मजबूत है। और जहाँ तक अभी आपने कहा गूगल करके देख लीजिए, तो गूगल एक सर्च ऐप है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रामाणिकता वहाँ से कभी भी पुष्ट नहीं हो सकती, न प्रमाणित की जा सकती है, न प्रमाणित की जा सकती। गलत क्या है सर, मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना, अरे आप बता दीजिए। संदीप सर, आप जब बोल रहे थे तो हमने नहीं बोला। और चलिए, वैसे अच्छा अपनी बात रखिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। चलिए अभी सब लोग सुनेंगे कि करके। तो जी जल्दी से वहाँ ये वो बेहतर देखा जाता है कि इस भारत का भविष्य कैसे निर्माण हो, बच्चों का कैसे निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो, मैनेजमेंट कैसे हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। निश्चित तौर पे जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं उनको हमारे भारत के संविधान ने एक विशेषाधिकार दे रखा है। उस विशेषाधिकार के अनुसार जब वो कोई भी ऐड वगैरह नहीं लेते हैं गवर्नमेंट से, तो निश्चित तौर पे उनके अपने राइट्स हैं। 50% कैसे एडमिशन वो करेंगे, 50% कैसे इनको जो टीचर्स होंगे अपॉइंट करेंगे, ये सारी चीजें वो सारी चीजें हैं। इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए कि उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। सरकार को ये अधिकार नहीं है, आप राज्य में जो चाहें अपने मन से कर सकते हैं। संदीप जी, सरकार को ये भी अधिकार है कि सनातन संस्था को फंडिंग कहाँ से आती, ये भी जानना चाहिए। आरडीएक्स कैसे सप्लाई, आरडीएक्स कैसे पुरोहित कर्नल, कैसे श्रीकांत कर्नल पुरोहित कैसे आरडीएक्स सप्लाई करते हैं, जांच वो भी सरकार को होनी चाहिए। जांच के दायरे में सारी चीजें जो अब ये आप निर्णय नहीं ले सकते साहब, आप अपनी बात कर सकते हैं। जब जांच होती है तो जांच सभी चीजों को होनी चाहिए, किसी एक तरीके की नहीं। कुल मिलाकर के इस आरोप को लेकर के, आरोप प्रत्यारोप के बीच मायावती के इस बयान को राजनीति के किस चश्मे से देख रहे हैं आप? देखिए ऐसा है आलोक जी, इस पे मदरसों पे जो जांच हुई है, मैं आपसे अभी पहले भी मैंने कहा कि देखिए मायावती जी ने इस पे एक मोर्चा खोल दिया है, लेकिन खुद मौलानाओं ने इसका स्वागत किया है। मैंने अलीगढ़ के एक मौलाना का इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा कि ये सरकार का बहुत स्वागत योग्य कदम है और हम तो चाहते हैं कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अब बताइए, जो मदरसों के मौलाना है उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे राजनीतिक नेताओं को बड़ी आपत्ति है इस पे कि सरकार जब भी कोई अच्छा कदम उठाने चलती है तो उनको दिक्कत हो जाती है। अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो सरकार के वकील उनकी पैरवी करने चले जाते हैं। कभी कोई मदरसा पकड़ा जाता है, उसमें आतंकी पकड़ा जाता है तो सरकार पे उंगली उठा देते हैं। अभी हाजी हसन जी कह रहे थे कि कोई अल्पसंख्यक मंत्री जो नहीं है, अरे मोहसिन रजा जी इतने बड़े मंत्री थे, समाधान भी आज आप बताइए। आप कहाँ थे, आपने क्यों नहीं बोला? त्वरित निस्तारण होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? विरोध अगर है तो किन बातों को लेकर के? जी आलोक जी, फिर से जरा बताइएगा प्रश्न। हाँ जल्दी से बताइए।
जी मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया आलोक जी, फिर नितिन जी आपने समस्या रखी है ना कि विरोध हो रहा है हर चीज का, लेकिन तो अगर समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है, जल्दी से बताइए। देखिए समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब हम सब एक चीज को समझ लेंगे कि ये देश जो है वो हर भारतीय का है, वो हर मुसलमान का है, हर हिंदू का है, और इस देश के जो गद्दार लोग हैं उनको पकड़ना बहुत जरूरी है। जो देश में अमन शांति नहीं पहचाना चाहते, वो चाहते हैं अशांति फैली रहे। जो लोग मदरसों की आड़ में असामाजिक कार्य करते हैं उन पे जांच करनी चाहिए। मदरसों से हमें कोई आपत्ति नहीं, खुद हाजी जी ने बताया, हम खुद ये मानते हैं कि अब्दुल कलाम जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे वो भी इसी मदरसों से पढ़ के निकले थे। स्वतंत्रता के जो हम लोग ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी उसमें भी मदरसों का बहुत बड़ा योगदान था, हमें इससे भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आज की युग में जो मदरसों की आड़ में असामाजिक कार्य होते हैं उनसे हमें पूरी तरीके से उस पर बैन होना चाहिए और उनकी जांच होकर उन लोगों को पकड़ना चाहिए। रुक जाइए डॉक्टर संदीप जी, एक सवाल यहाँ पर उठाया कि मदरसों की आड़ में जो गतिविधियां हो रही हैं, अब ये कैसे डायरेक्ट कैसे कहा जा सकता है? सवाल ये मेरे पास क्या आंकड़े हैं? रुक जाइए, मैंने एक बहुत आलोक जी मेरे पास आंकड़े भी है उसके। हाँ नहीं मैं इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर संदीप जी से। जी नहीं, मैं तो ये लगातार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप जितने लोग इस चैनल पे बैठे हैं या डिबेट कर रहे हैं उनको इसकी जानकारी नहीं है या उन्होंने भ्रम पाल रखा है कि नहीं जो सरकार कह रही है वो गलत है। तो अगर इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं सरकार को कि उसकी आड़ में आप सरकार के हस्तक्षेप के बिना आपको फंडिंग हो कैसे रही है और इतना फंड आपके पास आ कैसे रहा? अगर सरकार ही आपसे जानना चाहती है, सरकार ने आपसे प्रश्न पूछा तो क्या गलत कर दिया उसमें सरकार ने? सरकार अगर ये चाहती है कि उनकी फंडिंग आप कैसे चला रहे हैं, आप बिना फंड के बिना किसी आर्थिक सहायता के आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा कर लिया, आपने वो सारी सुविधाएं कैसे वहां पे डेवलप कर ली, अगर सरकार ये जानना चाहती है तो उसमें गलत क्या है सरकार का? मैं किसी की सरकार की बात कर रहा हूं, मैं मायावती जी या अखिलेश यादव की सरकार की बात नहीं कर रहा चाहती है। लेकिन इस पक्ष और विपक्ष की कवायद के बीच अमित जी आपके पास बड़ी जिम्मेदारी से कुछ सवालों के जवाब लेकर आ रहा हूं। जैसा कि आज हम डिबेट भी कर रहे हैं कि मदरसे के सर्वे पर मायावती नाराज नजर आई। अब मुझे कई सवालों हैं, उनके आप जवाब दीजिएगा। सरकार पर बोझ नहीं है मदरसे, तो सरकार क्यों दखल दे रही है? एक सवाल। और सर्वे पर माया ने सवाल क्यों उठाए हैं, और जो बोझ नहीं है उनमें दखल क्यों? इस सवाल का जवाब बस चाहिए मुझे। देखिए आलोक जी, सरकार ने सर्वे कराए। मैंने आपको पहले ही जब आपने पूछा मैंने कहा कि सरकार का उद्देश्य साफ है कि मुस्लिम युवाओं को मुख्य धारा से विकास के लिए जोड़ना है। लेकिन कहीं ना कहीं आज देश का दुर्भाग्य है कि आज जब हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जब इन सबको हर कौम हर धर्म को एक धागे में पिरो के मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, तो कुछ राजनीतिक दलों के पेट में दर्द हो रहा है, जिन्होंने 75 साल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, क्या ईमानदारी से मानना पड़ेगा। हाजी हसन जी यहां बैठे, मैं ईमानदारी से मानता हूं मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता था, लेकिन जिस पार्टी को भी वोट देता था, हाजी हसन जी बता दें मुझे, मैं इनके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या मुसलमानों की स्थिति क्या थी? क्या उस समय मुसलमान मुख्य धारा में विकास से जुड़ा था? क्या आज भी बेरोजगारी दर हो, गरीबी दर हो, मुसलमान उससे उठ नहीं पाया? क्योंकि केवल उनका वोट बैंक के लिए उनका प्रयोग किया गया, जो कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया गया। हाँ, हाजी हसन जैसे लोगों के द्वारा योगी मोदी का डर दिखा के मुसलमानों को भय में रखा गया कि मुसलमान, आपको याद होगा, मैं याद दिला देता हूं आलोक जी, जब 2019 में मायावती जी और अखिलेश जी का गठबंधन होता, पहली सभा हुई थी देवबंद में, क्या कहा था मायावती जी ने? मुसलमान एक हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी आ गई है, आ जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या हुआ था उस समय? ये कहां थे? मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं, ये तो मदरसों का विरोध कर रहा है, लेकिन आप तो कौन से डर की बात करें? वो तो खिलखिला के हंस रहे हैं, चेहरे पर डर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। यही तो हम समझा रहे हैं, और आज मुसलमान इस चीज को जागरूक हो चुका है, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान जुड़ रहा है। अच्छा, उसी का दर्द है। पहले जागरूक नहीं थे क्या? किस बात को लेकर? जल्दी से अपनी, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने समाज का, जल्दी से बात रखिए। जी देखिए, सवाल ये है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद कंफ्यूज है, क्या कहना चाह रहे क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ न कुछ बोलना है। कभी धमकी देते हैं, कभी जागरूक करते हैं। यहाँ धमकी नहीं जमती, योगी जी की सरकार है, धमकी 2017 से पहले जमती थी, जब आपके लोग
AK-47 में के सड़कों पर टहलते थे, आज वो तख्ती डांग का कहाँ है आप सब जानते हैं। और ये हंसी आपकी जबरदस्ती वाली है, ये भी आपके टीवी चैनल में दर्शक जान रहे हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से अगर आपको कोई कथाई करवानी हो, आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, इनको मदरसों में है कि मदरसों का चलिए गलत मानते हैं, इनसे पूछिए इनकी नजर में PFI एक सामाजिक संगठन है कि आतंकी संगठन। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, ये बता दें। अब भाई ये जो हंसी है ये आर्टिफिशियल है, लाफिंग गैस क्यों किया है क्या? अब मैं इसका कैसे पता लगा सकता हूँ? जी आपसे पूछ रहा हूँ ना, जी एक आला है, एक लेख है, जिसके लिए ये सब कुछ जी जी मैं आपसे कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से आप पूछ लीजिए ना, दर्शक भी जान जाएंगे। हाँ ठीक है, पूछिए पूछिए। PFI एक इनकी नजर में हाजी हसन जी के एक सामाजिक संगठन है कि आतंकी संगठन जी, है, उसकी जानकारी दे। चलिए चर्चा इस पर होनी चाहिए कि अब सरकार ने फिलहाल इस पर बैन लगाया है ना, क्यों अब उस पर चर्चा करें? हम बराबर कह रहे हैं कि हम बेहतर तालीम की बात करें, हम बेहतर व्यवस्था को लेकर के बात करें। भाई हम घूम फिर के क्यों पुराने मुद्दों को लेकर के बात करें? जो हमारा टॉपिक है मैं उस पर चर्चा करूँ। हाँ जी हाँ ठीक है, कि एक भी सबूत बता दीजिए कि कहाँ आतंकी पकड़े गए मदरसे से निकल के। जी अब मैं इनसे बता देना चाहता हूँ, बहुत शांति से सुने। दावते इस्लामी संगठन है इनका उदयपुर में, उसकी एक लाइब्रेरी चलती है राजस्थान में, उदयपुर राजस्थान में आता है। वहां पे जो लाइब्रेरी में पढ़ाया जाता था वो कट्टरवाद इस्लाम के लिए पढ़ाया जाता था, हिंदू विरोधी। वो पकड़ में आया, वहां के मौलानाओं को पकड़ में जेल में भेजा गया। ये आप जाकर गूगल कर सकते हैं, न्यूज में आया, आप देख सकते हैं। अलग मुद्दा है ना कि अफसोस नहीं, अफसोस होगा जा रहा है, लेकिन सवाल वही आ रहा है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको बेहतर करा जाए। बड़ी बात ये है। जी 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 क्या कर दिया? चलिए मुझे चलिए गौतम राणे साहब देखिए जी चलिए नहीं मैं बराबर आप सवाल मत उठाइए, मैं बराबर बेहतरी की बात कर रहा हूँ, मैं बराबर कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं डिबेट को कंट्रोल कर रहा हूँ, कंडक्ट करा रहा हूँ। मैं ऐसी कोई भी भाषा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ना ही अपनी डिबेट में किसी को कोई मौका देता हूँ। हाजी साहब आप अपनी बात रखिए, अगर आपको अपनी बात रखनी जल्दी से। नहीं, मैं इस तरह के वैचारिक आतंकवादी टाइप की भाषा का ना इस्तेमाल करता हूं और ना चाहता हूं। देखिए इन्हीं ने सारी बात बता दी कि इनको दुश्मनी है मुसलमानों से, इस्लाम से, मदरसे से, कुरान से और दीनी तालीम से। तो दैट्स ऑल, इसके आगे कोई बात नहीं। दीनी तालीम हिंदू जानने वाले नहीं होंगे, उससे ज्यादा मेरे मुसलमान दोस्त हैं। आइए मैं आपको दिखाऊं चमके। मुझे नहीं देखना है, तो आप इसलिए उन्हीं को दिखाइए, आप आप बताइए, पैनल में आप और यही भी बिना लोग नहीं मौजूद जानते हैं। अंदर इस घुसना तरह के चाहते हैं। विचारों और को अपने नहीं इधर देखिए, मुसलमानों बाबा के साहब नाम पे करता करना हूं। चाहते हैं। और अपनी जेब खर्च करना चाहते अमित जी हैं। अब मैं मुसलमानों के नाम पे चाहूंगा और पैसा मेहमानों को भी दलाली आप करना सुने चाहते हैं, जो और आपने उन्हें 75 साल की है। आत्मसात करें। हाजी साहब आपसे भी गुजारिश है और अमित जी आपसे भी, और भी मेहमानों को सुनेंगे। जरा मैं आपके पास आऊंगा। गौतम राणे जी, कुल मिलाकर के फिर घूम फिर के बात वही आ गई है कि मायावती के इस बयान को राजनीति के किस चश्मे से देख रहे हैं आप, और इसके दूरदर्शिता कितनी है? क्या ये खास वोट बैंक को अपने पाले में लाने की एक नायाब कोशिश? एग्जैक्टली आपने जो पॉइंट रेज किया है बहुत ही जुनून पॉइंट है। चूँकि ये देखा जा रहा आजकल जो सत्ता में पार्टी है, कौन पार्टी है आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें हम जानना नहीं चाहते, अपने आप को कन्फाइन नहीं करना चाहते। वो चाहती है कि एक बार पोलराइजेशन अब चूँकि दूसरे तरीके से बन रहा है, वो कहीं हमारे अगेंस्ट न चला जाए, तो इसलिए जो सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है उस सॉफ्ट कॉर्नर को उपयोग कर रहे हैं। बहन मायावती जी का जहाँ तक प्रश्न है, वो मुस्लिम मुद्दे को सिर्फ इसलिए उठा रही हैं कि शायद उसमें डिवीज़न किया जा सके, वो कहीं एक दूसरे जगह न चला जाए। कि कभी 2007 में आपने देखा था कि 207 सीटों के साथ आई थी, धीरे धीरे ग्राफ इतना तेज़ी से घटा कि आज वो खाता खोलना उनके लिए मुश्किल हो गया है। तो निश्चित तौर पे चूँकि जिनके इशारे पे काम कर रही हैं, बहन जी का सीधा सीधा उनको प्रसन्न करने का एक प्रयास है कि उनको प्रसन्न किया जाए। जो वर्तमान में सत्ता में पार्टी है, उस पार्टी के खिलाफ जनादेश न बन पाए, उसको डिवीज़न करने की एक कोशिश है और कुछ भी नहीं है। और सरकार जब ये कहती है कि मदरसों के प्रति हम बहुत चिंतित हैं, तो सबसे पहले सरकार को ये बताना चाहिए कि जो अभी बजट पास किया गया है, उस बजट में मदरसों के लिए कितने बजट का प्रोविजन किया गया। उस पे कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब। आप मदरसों की वकालत कर रहे हैं, गौतम जी के सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए, बस जल्दी से। जी अमित जी।
देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन अभी इन्होंने फिर बजट पे बात की है, तो मैं बता देना चाहता हूँ छात्रों का पूर्वदर्शन छात्रवृत्ति योजना तहत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 600 करोड़ की व्यवस्था सरकार ने की है बजट में। आरसी फारसी मदरसों के लिए 479 करोड़ का बजट सरकार ने दिया है। अल्पसंख्यक समुदाय छात्रवृत्ति योजना के तहत 795 करोड़ का बजट सरकार ने दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पेयजल के तहत 508 करोड़ 18 लाख रुपए का बजट सरकार ने दिया है। लेकिन मैं इनसे जो आपके दलित शुभचिंतक हैं इनसे पूछना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से जवाब भी दें ईमानदारी से कि क्या इससे पहले क्या अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इस तरीके का बजट किसी और सरकार ने दिया था, ये मुझे बता दें। और आज अगर सरकार ने ये बजट दिया है मुस्लिम युवाओं के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, तो क्या इसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए? सवाल का जवाब ठीक है, मैं पहले आ रहा हूं, मैं इस सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन समय बहुत कम है। गौतम जी अपनी बात पूरी करिए। जी हाँ, जवाब आप चाहते हैं तो फिर से बजट उठा करके देखिए, सच बोलिए तो भी बुरा नहीं है, झूठ बोलिए तो भी बुरा नहीं है। देखिए दुर्भाग्य ये है ना कि दलित शुभचिंतक के तौर पे आप लोग एक समुदाय आप ज्यादा नहीं चिल्ला पाएंगे। आपने सवाल किया तो गौतम अगर हम चिल्लाने लग जाए तो आप नहीं चिल्ला पाएंगे। मैं बराबर से सबको मौका दे रहा हूँ। जनता जानती है, चलिए, देश की जनता जानती नहीं है, देश की जनता जानना चाहती है, देश की जनता। गौतम जी को सुनेंगे। चलिए ठीक है, गौतम जी पहले अपनी बात रखिए, मैं बराबर सबको मौका दे रहा हूं। जी जल्दी चिल्लाने में मत घसीटिए। आपसे हमने पहले भी कहा कि 2016-17 में जब भी बजट का प्रोविजन हुआ था, अभी आपने बजट का प्रोविजन बताया तो 2742 करोड़ का उच्च शिक्षा में केवल हुआ था और उसमें 1700 करोड़ रुपया केवल छात्रवृत्ति के थी और पूरा का पूरा बजट वहीं से केवल 741 करोड़ में समेट दिया गया। और आज आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, आप शिक्षा पे चले गए। पहले तो आप ये तय कीजिए, जब मैंने आपको जवाब दे दिया तो आप शिक्षा पे चले गए। आप खुद ही कंफ्यूज है, आपको जवाब किस चीज का चाहिए? पहले तो ये तय कीजिए ना, आप विरोध के तौर पर विरोध करना है, इसके लिए कुछ भी कहेंगे ऐसा अरे भैया आप अपना ये इसको आप ठीक करिए। मैं जेब में ले करके चलता हूँ, मैं घर में भूल के नहीं आता, मैं इसे घर में भूल के नहीं आता, अपनी जगह लेके आता हूँ। ये मत करिए, ये मत करिए, ये मत करिए। बैठ गए तो सही जानकारी आप चिल्लाइए मत, मायावती जी हो, अखिलेश जी हो, आप चिल्लाइए मत, चिल्ला नहीं पाएंगे। अगर आप हम चिल्लाने आ जाए मत उसमें घसीटिए, मत उसमें घसीटिए। बजट को लेकर जो आज हमारे दर्शक है ना, वो बड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। इतना बड़ा पैनल और फिर वो सोच रहे होंगे कि प्राथमिक शिक्षा का बजट है कि उच्च शिक्षा का बजट है कि माध्यमिक शिक्षा के बजट को चर्चा हो रही है। बजट की बात तो हो रही नहीं है, हम तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर के बात कर रहे हैं, हम तालीमी की बात कर रहे हैं। चलिए एक और मैं नितिन चतुर्वेदी के पास आ रहा हूँ, जल्दी से। ठीक है, बजट पर चर्चा करेंगे, बेहतरी की, जब हम शिक्षा की बेहतरी को लेकर के बात करेंगे। जल्दी से कि बजट का प्रोविजन नहीं होगा तो होगा क्या? जी आज हमारी सरकार आने के बाद मदरसों की मान्यता दी गई है। मदरसों में कभी सवाल भी नहीं उठे, सवाल को लेकर के कभी उठे। सवाल उठाने वाले तो वही है जिन्होंने मुसलमानों को ठगाया करके सरकार सर्वे करा रही है, वो बात क्या लोगों तक पहुंचा नहीं पा रही है। हम लोग बेकार में यहाँ पर चर्चा करें। नितिन चतुर्वेदी जी, कुल मिलाकर के यहाँ पर ये वोट बैंक के लिए सब कुछ हो रहा है, हम लोग यहाँ पर चर्चा करें। देखिए बजट को लेकर के, तालीम को लेकर के नहीं लग रहा है। देखिए ये तो सच बात है जो गौतम राय जी कहे, मैं उनसे पूरी तरह से क्या कहते हैं संतुष्ट हूँ कि जो मायावती जी ने जो बयान दिया है वो पूरी तरीके से राजनीतिक रंग दिखाता है। उन्होंने ये इसलिए मेरे हिसाब से उन्होंने ये बयान जो दिया है वो सिर्फ इसलिए दिया है कि जो मुसलमान वोट है जो वो बीजेपी से जुड़ रहा है, वो नहीं चाहती कि वो बीजेपी से जुड़े, उनकी तरफ वो जाए, इसके लिए उन्होंने बयान दिया। ये उनका पूरा बयान जो राजनीतिक से प्रेरित है। सारा लब्बो लुआब तो आपने एक ही शब्दों में कह दिया। 1 घंटे जब चर्चा समाप्ति होने की ओर है, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी, जब एक खास वोट बैंक किस तरीके से खास वर्ग जुड़ता नजर आ रहा है और इसको लेकर के राजनीति की दूरदर्शिता मायावती की साफ तौर पर समझी जा सकती है। बाकी तो सारी बातें हैं ही एक तरफ। ये पूरी तरीके से छटपटाहट है जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी की तरफ जा रहा है और शिफ्ट हुआ है। आपने 24 इसके पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जो अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए, इसमें साफ ये दिख रहा है कि मुस्लिम जो है वो अपना वोट जो है बीजेपी को शेयर कर रहा है। और ये छटपटाहट मायावती जी को भी लग रही है, अखिलेश यादव को भी लग रही है और अन्य जो विरोधी राजनीतिक विरोधी दल है उनको भी साफ साफ ये दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमारा लॉस हुआ है।
अगर 24 में वो चुनाव में जाते हैं तो उनके पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं हैं जिन मुद्दों की बात त्रिपाठी जी और हाजी जी कर रहे थे। आखिर वो उन मुद्दों पे सरकार अगर अपना समर्थन लोगों के साथ जुटा पा रही है तो इसमें सरकार की गलती कहाँ से है? और सरकार अगर सर्वे की बात, मैं फिर यही कह रहा हूँ कि अगर वो कराना चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप बात कर रहे हैं, मदरसों के टीचरों की उनके धन की बात कर रहे हैं, उनके तनख्वाह की बात कर रहे हैं, और जो बात त्रिपाठी जी ने कही है कि आज तक किसी भी मदरसे की डिग्री को मान्यता नहीं मिली, सरकार ने उसको भी मान्यता दी है, तो इसमें गलत सरकार क्या कर रही है? मैं यही बात हाजी से जानना चाहता था, यही जो दलित चिंतक है उनसे जानना चाहता हूं कि आखिर इसमें सरकार गलत क्या कर रही है। अगर आपसे जानकारी लेना चाहती है तो ओवरऑल जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो शिक्षक, नहीं मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, मैं राजनीतिक विश्लेषक तौर पे ही मैं विश्लेषण ही कर रहा हूँ हाजी जी, विश्लेषण ही कर रहा हूँ। देखिए आप सारा जवाब आप ही दे लेंगे क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे नहीं बैठे, आप मुस्लिम ठेकेदार बन के यहाँ बैठ गए, इसलिए ये चीजें हो गई है। नहीं भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ मुस्लिमों के ठेकेदार बन गए, इसलिए ये चीजें उत्पन्न हो गई। ये तो आपको ये एनालाइज करना होगा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया, इस सरकार ऐसा क्या कर रही है कि मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये सारी छटपटाहट उसी को लेके है। एक सारी सवाल है मेरे पास जी, उसका कौन से आए हुए मेहमान जवाब देंगे? वो सवाल मेरा ये है कि ये मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनते हैं तो फिर दखल क्यों? इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। अमित जी पहले आप दीजिए जल्दी से, और इधर उधर नहीं, इस सवाल का कट्टोकट सवाल जवाब जी। सरकार पर मदरसों का कोई बोझ नहीं है। हाँ, सरकार की नीति और नियत साफ है कि मुस्लिम युवाओं को अच्छी शिक्षा देना। आपने भी देखा कि हमारी सरकार है जिसने कहा कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर। ये हमारी सरकार ने कहा था, नहीं तो पिछली सरकारों में एक दिमाग में इस्लामी कट्टर इस्लामिक संगठन के बारे में और दूसरे हाथ में AK-47 की बात ये होता था। आज परिवर्तन है, गुजरे जमाने की बात, अब तो नीति और नियत की बात हो रही है ना। जल्दी से बस यही कहना चाहता हूँ कि पिछले सरकारों में आजम खान जैसे लोग 100 मदरसों का पैसा जो छात्रों के लिए जाता था वो उनकी जेब में जाया करता था। लेकिन वही सरकार बंद करना चाहती है कि जो बीच के बिचौलिए हैं, जो मदरसों का जो पैसा आता है वो खा जाते हैं, उनकी ही जो जानकारी है वो निकालना चाहती है, उन पर कार्रवाई करना चाहती है। मदरसों से हमें दिक्कत नहीं है, मदरसों के अंदर जो असंचालित जो आतंकी गतिविधियां भी कई जगह पर संचालित हो गई हैं, उसके खिलाफ सरकार है, सरकार काम करेगी और दोषियों को पर सख्त कार्रवाई करेगी। इस पे किसी को संशय नहीं होना चाहिए। एक फाइनल कमेंट में आपसे भी, सरकार का संदेशा साफ है और फिर कुल मिलाकर के किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है इकोनॉमिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, तो ये सरकार पे बोझ नहीं है। और जहाँ तक मतलब अनावश्यक अनर्गल बातें की जा रही है कि ये आतंकवादी गतिविधियां हैं, ये गलत बात है, ये गलत बात है मिस्टर अमित, ये बहुत गलत बात है, अरे बहुत गलत बात है। जब आपको बोला, आप बोल रहे थे तो बोलते रह गए, दूसरे पे सुन नहीं सकते आप। अरे आप मत चिल्लाइए, बजट देती है, अरे कुछ नहीं देती सरकार, कुछ नहीं सरकार देती है, ला करके दिखा दीजिए, एक पैसे का ज्ञान नहीं आपको नहीं है। जब आपको बताया गया कि आप चिल्लाने के लिए मजबूर मत करिए, आप पहले आंकड़े लेके आइए, जब आंकड़े नहीं रहते मत चिल्लाया करिए, मत चिल्लाया करिए, मत चिल्लाया। मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सनातन संस्था आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? अभिनव भारत आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? दर्शकों को ज्यादातर जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, अभिनव भारत इन्वॉल्व रहा कि नहीं रहा, सनातन संस्था इन्वॉल्व रहा कि नहीं रहा, RDX उनके यहाँ से निकले कि नहीं निकले, AK-47 निकले कि नहीं निकले, AK-56 निकले कि नहीं निकले। जब हम कह दिए कि हम उधर नहीं जाना चाहते, हम बात को डाइवर्ट नहीं करना चाहते, मत घसीटिए हमें। तो इसलिए फाइनल कमेंट जल्दी से, नीति और नियत पर सवाल क्यों उठ रहे हैं जब मंशा साफ है? जल्दी से 30 सेकंड में। निश्चित तौर पर सरकार की मंशा साफ नहीं, वो डाइवर्ट करना चाहती है, अपनी विफलताओं को छुपाना चाहती है। ये ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं कि विफलताओं को छुपाने के लिए किया जा रहा है ये सब? नितिन जी
देखिए ऐसा है आलोक जी, ये विफलता नहीं है, सरकार की मंशा एकदम साफ है। वो चाहती है कि मदरसों का आधुनिकीकरण हो, लेकिन कुछ राजनीतिक दल नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मुसलमानों को आज भी वो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। और मैं दूसरी बात बताता हूँ, जो गौतम राणे जी बार बार कह रहे हैं कि सनातनी धर्म में क्या कहते हैं AK-47 AK-53 पकड़ी जाती है, तो जो मदरसों में पकड़ी जाती है उसके बारे में क्यों नहीं गौतम राणे जी बात करते? ये सिर्फ सनातनी धर्म पे क्यों अटैक कर रहे हैं? क्या इनका पर्सनल एजेंडा है क्या? आप बताइए, इतने मदरसों का मैं आपको आंकड़ा दिखा दूं, ये आंकड़े मेरे पास है, कितने मदरसों में पकड़े गए लेकर के आए, बात चाहे नहीं बजट करते, को लेकर के हो, चाहे वो क्यों बात करते किस हैं? तरीके से एक पढ़ा गया एक है, शब्द लेकिन का वो बात मिला करके बदन का और उन आंकड़ों पर अमल कोई नहीं करना चाहता है। जल्दी से जल्दी से टीवी चैनलों पे तो बैठ के शिक्षकों की तनख्वाह की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कितने बार ये किस मंत्री के पास गए तनख्वाह के लिए? जगह बताइए। चलिए एवं यहाँ पर आके टीवी चैनलों पर चलिए डिबेट अब करना तो मामला और यहाँ पर आके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, ऐसा होगा क्या? डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी, आपकी डिबेट का फल कुल मिलाकर ऐसी कौन सी विफलता है भाई जिसको छुपाने का काम कर रही है सरकार? विफलताओं की छुपाने का काम ही नहीं है। सरकार मदरसों का आधुनिकीकरण करना चाहती है, उसके लिए वो प्रयास कर रही है। और ये उल जुलूल की बातों को जो नारायण राणे जी कह रहे हैं या जो हाजी जी कह रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। अपने आप शर्म कीजिए। सरकार ने रुकी हुई है, सरकार का विरोध कितनी बार किया आपने? सरकार ने कितनी बार घेरा? सरकार को घेरा, ये बताइए ना। ये विश्लेषण कि कर्मचारियों से काम करवा लो, उनको वेतन न दो, कोई मंत्रियों के पास भेज रहा है, कोई मुख्यमंत्री के पास भेज रहा है, और करोड़ों का बजट वो कौन कह रहा है? कौन सा अधिकारी कह रहा है? कौन सा मंत्री कह रहा है? जांच हो रही है, ऐसा कुछ नहीं जो आप कह रहे हैं। सारा तथ्य आपका सही है। अगर आप आपका सही है, आप क्योंकि आपको मुसलमानों आपसे दुश्मनी है, चर्चा इस पर नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। आज की डिबेट बड़ी हॉट हो गई। हाजी हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नितिन चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित त्रिपाठी जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया, गौतम राणे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मदरसों को लेकर के जो आज चर्चा की, मायावती के एक बयान को लेकर के, कुल मिलाकर के चर्चा इस पर होनी चाहिए। बेहतर तालीमी किसी तरीके से हो, चर्चा इस पर होनी चाहिए। विचार हम सबको करना है। नमस्कार।